एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो एक और वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही। जैसे कि आपकी कमेंट्स आती रहती है कि मैम इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल करवाइए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दोनों मीडियम में अवेलेबल करवाऊँ। तो इसमें हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोनों ही मीडियम में है और वो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इसी तरह के नए वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उससे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज कवर द अदर प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट लाइक रूफ टॉप, दिस इज कॉल्ड। ऊंची पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती है, इसे क्या कहते हैं? क्राउन, शिखर, कैनोपी, वितान, ट्रंक या स्टेम। तो देखिए, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में आप जनरली उनको सुनते हैं और उनका मीनिंग आपको समझ में आ जाता है, इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाए तो ऑप्शन को एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, क्राउन तो आप समझते ही होंगे, ताज जिसे कहा जाता है, एकदम शिखर, एकदम टॉप पर। और कैनोपी मतलब क्या होता है कि जैसे एक छाता होता है, छाता आपने देखा होगा, अम्ब्रेला छाता जिसे कहा जाता है। तो मान लीजिए ये एक मैंने इमेज डाली है इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये छोटे छोटे पेड़ हैं और ये कोई बड़ा सा पेड़ है। तो ये यहाँ से इसका मान लीजिए ये पूरा पेड़ है, तो ये इस तरह से फैला हुआ है। तो ये बड़ा सा जो पेड़ है ये इस तरह से फैला हुआ है और इसके नीचे ये छोटे छोटे पेड़ हैं। तो इसने इसको किस तरह से ढक लिया है? कैनोपी की तरह या वितान की तरह इसको कवर अप कर लिया, तो इसे ही कहा जाता है कैनोपी। ट्रंक नहीं कहा जाएगा, स्टेम नहीं कहा जाएगा और शिखर भी से नहीं कहा जाएगा। एक बार रियल इमेज से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बड़ा सा पेड़ है और ये इसके नीचे छोटे छोटे पेड़ हैं। तो इसने इनको पूरा जैसे एक वितान यानी कैनोपी की तरह इसको कवर कर लिया, पूरे एक छाते की तरह इनको कवर कर लिया है। ये काफ़ी लंबा पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसके नीचे ये छोटे पेड़ हैं। ये नॉर्मल साइज के पेड़ हैं और ये काफ़ी बड़ी साइज का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस नॉन एज। अपरिष्कृत क्रूड ऑयल जिस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है वह कहलाती है। यानी कि जब खदानों में से सपोज कीजिए आप, जो ऑयल निकाला जाता है पेट्रोलियम के फॉर्म में, और जब उसको रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन, सरल आसवन, इवेपोरेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इवेपोरेशन आपको मालूम ही होगा, सनलाइट के थ्रू जो ग्राउंड वाटर है, सॉरी जो सरफेस वाटर है वो इवेपोरेट होता है, यानी वाष्प में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है और इसके थ्रू सॉल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन क्या हो रहा है कि वाटर को, आपने डिस्टिल वाटर सुना ही होगा, एक सिंपल प्रोसेस है। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? डबल डिस्टिलेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, बर्नर लगा दिया है, ये लिक्विड भरा हुआ है इस डिस्टिलिंग फ्लास्क के अंदर, यहाँ पर लगा दिया आपने कॉर्क, और अब इसको हीट जब आप प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से वेपर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर ये जो अपैरेटस लगा हुआ है फ्रैक्शनलेटिंग अपैरेटस, और सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं उसके अंदर ये अपैरेटस यूज़ नहीं किया जाता है। यानी कि सिंपल जो वेपर है वो कूल होगी और उसके बाद में वो डायरेक्ट यहाँ पर आप कलेक्ट उसको फ्लास्क के अंदर कर सकते हैं। इसमें ये अपैरेटस लगा होता है और इसके बाद में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपको एक बार कूल वाटर यहाँ पर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये वाटर वेपर जो है कलेक्ट हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जनरली ये क्यों यूज़ की जाती है? सपोज कीजिए कि दो ऐसे लिक्विड हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियरेस्ट है, सपोज कीजिए एक का 99 है और एक का 100 है, तो ऐसे में इनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब ये प्रोसेस जनरली यूज़ की जाती है। इससे ज़्यादातर प्योरिटी लाने की कोशिश की जाती है, और यदि आप सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्योरिटी एक्यूरेसी की चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए यूज़ की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल इनके विलयन है। एसिड ओनली, बेसिस ओनली, एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जो मोस्ट ऑफ देम लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो तीनों ही फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कुछ एसिड, बेस और सॉल्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ फर्टिलाइजर्स। निम्न टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक री एग्ज़ाम है तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अब आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्जाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है, इसको बाद में देखने के लिए है, किसी का अनआंसर्ड आपने किया है, या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है, तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे, कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, अब आपकी रैंक क्या है। और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ फर्टिलाइजर। निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्मों से संबंधित है? इनहैंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करता है। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल, मृदा की बनावट को सुधारता है। वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीके, एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है। यानी क्या बता रहा है कि जो हमसे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि कौन सा उर्वरकों के गुणधर्मों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो एनपीके है ये बता रहा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के मीन्स क्या होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आप मुझे। तो देखिए, ये हो गया है नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ग्रीन अप प्लांट्स नाइट्रोजन, और जो फॉस्फोरस है रीच डाउन्स टू द रूट एंड हेल्प प्रोडक्ट ब्लूम। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, ये जो रूट्स है उनको बढ़ने में सहायता कर रहा है, और जबकि ये जो प्लांट है इसमें से जो ग्रीन पोर्शन निकल रहा है बीज में से, इसको इम्प्रूव करने में, इसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और जो पोटेशियम है वो प्रमोट कर रहा है ऑल अराउंड वेबलिंग, यानी चारों तरफ के प्रसार में, चारों तरफ फैलने में। तो ये जो तीनों फर्टिलाइजर हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही था कि निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित, तो यही इनके एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है। Opens tiny opening called spiracles which allow air to move into the body is characteristics of स्पायरिकल्स कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं, वो किसका लक्षण है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और ये हवा के एक्सचेंज का काम करते हैं। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टोमेटा, जिसे भी हम टाइनी पोर्स कहते हैं, अर्थवर्म यानी केंचुआ, कॉकरोच, मछली या मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य में तो जनरली नहीं होते, इन तीनों में से किस में होते हैं हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको ट्रैक्यूल्स, एयर सैक्स, ट्रेकिया, और जो क्वेश्चन में हमें था स्पायरिकल्स, ये थे, ये यहाँ पर इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बहुत टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हवा को जाने देते हैं या एक्सचेंज करने का यहाँ पर काम करते हैं। देखिए हवा में, हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं। नेम द सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड पॉसिबल फायर्स। रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है तथा संभावित आग से बचाता है। CFL, फ्यूज, स्विच या तत्व, एलिमेंट। तत्व तो कोई रिलेटेड ही नहीं है इससे। स्विच, इससे आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हैं। CFL भी यहाँ पर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है जनरली कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। और यदि ऐसा लग रहा है कि आग लग सकती है, उस टाइम पे आपने सुना होगा फ्यूज़ उड़ गया है, तो जनरली क्या करता है कि वहाँ के करंट फ्लो को रोक देता है, जिससे आग लगने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड फ्रॉम टेरिलीन बिकॉज इट इज़। संवाहक पट्टियाँ टेरिलीन से बनी होती हैं क्योंकि हल्का और नरम होता है, बहुत लचकदार और मजबूत होता है, शलभ और रसायनों से प्रतिरोधक होता है, चमकीला व धोने में आसान होता है। टेरिलीन एक क्लॉथ मटेरियल है जिसकी बात की जा रही है, बहुत लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस टू मोथ एंड केमिकल्स, या लस्टर एंड ईजी टू वॉश। तो देखिए जैसे स्क्रीन पर आप इमेज देख सकते हैं, एक टेरिलीन क्लॉथ है, से फॉर्मेशन किया जा चुका है। तो ये जनरली कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है संवाहक पट्टियाँ बनाने के लिए। संवाहक पट्टियाँ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Which one of the following animals is endemic to गिर नेशनल पार्क। निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा, एशियाटिक लायन। इसके लिए ही जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो फेमस है। सी बेड्स हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ सिलिका डिराइव्ड फ्रॉम। समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार प्राप्त होते हैं। स्नेल्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, डायटम्स। इनके जो नाम है, आप प्लीज़ शंबुक जैसे नाम है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है, तो स्नेल जनरली हिंदी में लिखकर भी दिया जा सकता है, इसलिए आप इस टाइप के जो नाम है, जैसे किसी किंगडम का नाम है, ये सब इंग्लिश में ही लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा कौन है समुद्र तलों में जिससे इनकी वजह से सिलिका के बहुत ज़्यादा भंडार आपको समुद्र में मिलते हैं, तो इन्हें कहा जाता है डायटम्स, और ये एक प्रकार के एल्गी होती है। यदि क्वेश्चन इस टाइप से आए कि डायटम्स क्या है निम्नलिखित में से, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक प्रकार का एल्गी है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी एल्गी है, तो आपको जैसे इमेज में दिखाई दे रहा होगा ब्रायोफाइसिस, साइनो एल्गी, हेयर एल्गी एंड बबल्स एल्गी। तो ये डिफरेंट टाइप के एल्गीज होते हैं और इनकी वजह से काफ़ी अमाउंट में जो सिलिका है वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। किसकी वजह से, डायटम्स की वजह से, और ये एक प्रकार का एल्गी है। द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स ऑफ प्लांट विच कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इज। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके। स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम, न्यूमेनोकोकस या लैक्टोबिलस।
तो आपको मालूम होगा लैक्टोबैसिलस दूध से दही के निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस आंसर होगा वो होगा राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसा इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है, यानी दालों का। बीन्स आए आपसे, दालों का क्वेश्चन आए या लेग्यूमिनेसी प्लांट आए, पी प्लांट आए, तब भी इसका आंसर यही रहेगा। अब ये जो है बदले में क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया इनकी जड़ों में प्रेजेंट रहेंगे और इनसे बदले में प्राप्त करते हैं प्रोटीन, क्योंकि इनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है दालों में। और बदले में ये प्लांट को क्या देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उस फॉर्म से ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी एंटो के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे सपोज, तो ये इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, उसको सॉल्यूबल कर देंगे। कैसे, जैसे ये जब रूट प्लांट जो है रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में, जिससे वो सॉल्यूबल हो जाती है और फिर प्लांट के अंदर चली जाती है। तो ये बैक्टीरिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इनके बीच में इस प्रोसेस को कहा जाता है सिम्बायोसिस प्रोसेस, और इन बैक्टीरिया को कहा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए रियल इमेज है, यानी कि यदि आप किसी प्लांट को उखाड़ कर देखेंगे तो उनकी जड़ों में कुछ इस टाइप की नोड्यूल्स या गांठें दिखाई देगी, जिनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, जिस भी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और बदले में ये उनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। What would be the effect on the friction if the mass of the body increases? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस एज मास इंक्रीजेस, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल बढ़ता है। फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस एज मास इंक्रीजेस, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल घटता है। फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट एज मास इंक्रीजेस, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल स्थिर रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स हैज़ नथिंग टू डू विथ मास, यानी कि द्रव्यमान से घर्षी बल का कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास में 1 किलो का वेट है, ठीक है। अब इसको आप कहीं पर भी रख रहे हैं या इसको पकड़ के ऐसे घिस रहे हैं, जैसे आप कभी सूटकेस को घिस रहे हैं या किसी भी चीज़ को घिस रहे हैं। अब सपोज कीजिए इसको 2 kg का कर दिया जाए और आपसे अब धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाएंगे। पहले तो आप इसको ईजिली उठा के मूव करवा पा रहे थे, लेकिन जब वेट बढ़ता जाएगा तो ये क्या चीज़ हो रही है, ये ज़्यादा घिसाएगी, आप उसको उठा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया है एग्जाम्पल, यानी कोई वस्तु यदि हल्की है तो उसका घर्षण कम होगा, और यदि वो वस्तु का वेट बढ़ता जाएगा तो उसका जो घर्षण है वो भी बढ़ता जाएगा। तो द्रव्यमान के बढ़ने से ध्यान रखिए घर्षण बल बढ़ता है, द्रव्यमान के बढ़ने से घर्षण बल बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स नीड टू हैव फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर, आयरन एंड कैल्शियम। तो इनको जनरली ज़रूरत होती है कैल्शियम एंड आयरन रिच फूड की। तो यदि आपसे सोर्सेस ऑफ कैल्शियम फूड पूछा जाए या सोर्सेस ऑफ आयरन फूड पूछा जाए, तो कुछ लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की, इसका देखकर आप इमेज के थ्रू इनको लर्न कर लीजिए। तो कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम रिच फूड दिए हुए सारे, और इस साइड में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं सारे आयरन रिच फूड। तो इनसे कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे तो उनकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी। वन ऑफ द केमिकल मेथड यूज टू प्यूरिफाई वाटर एट होम इज बाय, घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है उबालना और विद्युत जल फिल्टर, रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर, आसवन। क्या है इसमें से सबसे सिंपल जिसे आप घर पे कर सकते हैं? तो सबसे सिंपल प्रोसेस की जा रही है। देखिए उबालना भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो है रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर आप पानी में डाल देंगे तो वो क्या करेगा, इम्प्योरिटीज़ को हैवी कर देगा, नीचे बिठा देगा या डिस्ट्रॉय करने का काम यहाँ पर करेगा। तो सबसे सिंपल मेथड पूछी गई है, सबसे सिंपल मेथड पूछी गई है केमिकल टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर। आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ, आंवला एक प्रचुर स्रोत है किसका है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, एस्कॉर्बिक एसिड या टार्टरिक एसिड। यानी आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। तो जो भी खट्टे फल हैं उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? तो यहाँ पर आंवला भले ही खट्टा होता है, लेकिन खट्टे के साथ साथ इसका थोड़ा सा स्वाद होता है, वो कड़वा भी होता है। इसमें प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म टू द यूरेथ्रा इज कॉल्ड, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली ट्यूब को क्या कहा जाता है? वॉस डिफरेंस, टेस्टिस, एपिडेमीज या वृषणकोश। तो क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया उस डक्ट का या उस ट्यूब का नाम पूछा गया है तो उसे कहा जाता है वॉस डिफरेंस। क्या कहा जाता है? वॉस डिफरेंस। द डक्ट दैट टेक स्पर्म फ्रॉम एपिडेमिस टू द यूरेथ्रा, ये डक्ट है, ये क्या काम कर रही है, यहाँ पे स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको लेकर जा रही है, कहाँ तक? यूरेथ्रा तक लेकर जा रही है। इस डक्ट का नाम पूछा गया है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लिट्स एंड क्ले फॉर्म, बालू, सिल्ट, चिकनी मिट्टी के मिश्रण से किसकी रचना होती है? चिकनी बलुई मिट्टी, मृणमय मिट्टी, रेतीली मिट्टी या गीली मिट्टी। बिल्कुल नाम से समझ में आ गया होगा आपको, बालू मिली हुई है, यानी सैंड, स्लिट और क्ले तीनों मिलाकर आप एक सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये मिट्टी चिकनी भी रहेगी, है ना, और बलुई भी रहेगी, दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो जब ऐसी मिट्टी होती है कि इस टाइप का मिश्रण हो उसमें, तो उसे कहा जाता है चिकनी बलुई मिट्टी। इसका आप बिल्कुल नाम याद रखिए इंग्लिश में ही, लोमी सोइल, क्योंकि इसे ऐसे लिख कर भी दिया जा सकता है लोमी सोइल। चिकनी बलुई मिट्टी के स्थान पर आपको याद रखना है लोमी सोइल कहा जाता है सैंड, स्लिट और क्ले के मिक्सचर वाली मिट्टी को। मैंने यहाँ पर 3 मिट्टियों की इमेज आपको प्रोवाइड करवाई है जिससे आपको समझ में आ चुके। ये साइड में दिया आपको सैंडी सोइल और इधर दी है क्ले सोइल। जब इनको मिला दोगे आप तो जो फॉर्मेशन हो रहा है इसके साथ इसमें क्या क्या प्रेजेंट है और स्लिट प्रेजेंट है, तो इसे कहा जाता है लोमी सोइल। The ring planet surrounded by a distinctive rings of dust and rock is धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ छल्ली उपग्रह किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। किस ग्रह के चारों ओर है ये? सैटर्न यानी शनि के चारों तरफ है। इस पर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए इसके कितने उपग्रह हैं, शनि के कितने उपग्रह हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और किसके सबसे कम उपग्रह हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस में तेज होती है? कोस्टल एरियाज में, डेजर्ट में, हिल्स में या बरसात के क्षेत्रों में? किस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए डेजर्ट में तो नहीं होगी, हिल्स में भी नहीं होगी, बरसात के क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन ये रस्टिंग पूछा गया है तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं रस्टिंग होने के। तो आंसर हो जाएगा कोस्टल एरियाज या तटीय क्षेत्र। वार्म आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस ऑन रेलवे स्टेशन आर ड्यू टू, रेलवे स्टेशन पर पुलों के ऊपर पैरों की सीढ़ियों का घिसने का क्या कारण है? आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो पुल के ऊपर जो सीढ़ियाँ होती है वो जल्दी से घिस जाती, क्या कारण है उसका? घर्षी बल, फ्रिक्शन फोर्स, गुरुत्वीय बल, पुल के ऊपर पैरों की सीढ़ियों पर लगाया गया दाब, या सीढ़ियों का चपटा और बड़ा क्षेत्र। तो जनरली आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पार्ट किसी भी मशीन का हुआ या किसी भी सब्सटेंस, कोई भी पार्ट घिसता कब है? जब उनके बीच में क्या होता है? घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है, तो इससे वो पार्ट डैमेज होते हैं और घिसते हैं। तो इससे बचाने के लिए उन पर क्या क्या किया जाता है? ग्रीसिंग की जाती है, ऑयल। लेकिन यहाँ सीढ़ियों पर आप ग्रीसिंग ऑयल नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो उस पर चलने वाले गिर जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, जब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर मूव कर रही है तो उसके कारण घर्षण हो रहा है, और घर्षण के कारण ही धीरे धीरे सीढ़ियाँ घिस रही हैं। द नॉन मेटल यूज्ड इन डिसइंफेक्टिव वाटर इज, पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल होता है। अधातु पूछी गई, ये ध्यान रखिए आप। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। तो किसका यूज़ करते हैं? जनरली सुना होगा आपने, नाम सुना होगा, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। किसका? क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ऐसे क्लोरीन को डाल दिया जाता है पानी में। जनरली आपने एक और सुना होगा, स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। सी ब्रिज इज द रिजल्ट ऑफ, समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन, चालन, विकिरण या परावर्तन, किसका परिणाम है? सी ब्रिज का जो फॉर्मेशन होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन, तो ये होता है संवहन, यानी ये होता है कन्वेक्शन के कारण, संवहन के कारण। तो देखिए इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिन के समय और रात के समय, यहाँ पर ये समुद्र है, इससे जो हवा आ रही है ये सी ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। सी ब्रिज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? रात के समय, दिन के समय में क्या हो रहा है? जो ये ठंडी हवा है धरती की तरफ यानी लैंड की तरफ चल रही है, और यहाँ से गर्म हवा समुद्र की तरफ चल रही है। इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं रात के समय में क्या हो रहा है? अब क्योंकि जो दिन का टेम्परेचर था उससे पानी जो गर्म हो चुका है, और रात में क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो कूल हो चुकी है। तो फिर अब ये उल्टी प्रोसेस होगी, यानी यहाँ पर अब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखिए, दिन के समय यहाँ पर सी ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है और रात के समय हो रहा है लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन। ठीक है,
तो ये जो प्रोसेस होती है यानी सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्शन यानी संवहन के कारण होता है। When a tightly stretched band is plugged, it produces sound due to। जब एक तेजी से खींचे हुए बैंड को कर्षित किया जाता है तो किसके कारण से यह ध्वनि उत्पन्न करता है। एक रबड़ बैंड है, जब उसको आप इस टाइप से खींचेंगे और एकदम से छोड़ेंगे तो उसमें से एक आवाज़ उत्पन्न होती है। वो क्यों उत्पन्न होती है? फ्रिक्वेंसी, समय अवधि, आयाम या कंपन। तो उसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन होने लगता है। जैसे आप एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और उसको आपने खींचा, स्ट्रेच किया और उसके बाद छोड़ेंगे तो उसमें से भी आवाज़ उत्पन्न होगी क्योंकि उसमें क्या होने लगा है? वाइब्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेशन के कारण। विच लाइट कंजिस्ट ऑफ, श्वेत प्रकाश में उपस्थित होता है। व्हाइट लाइट कंजिस्ट ऑफ कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और जब इसको किसी प्रिज्म से पास करते हैं आप तो इस टाइप से 7 कलर के अंदर ये शो होता है। जैसे आप CD देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर ये व्हाइट लाइट पास करिए, 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो गए हैं पूरे। ऐसे सनलाइट का भी आप देख सकते हैं, प्रिज्म से पास करते हुए 7 लाइट में दिखाई देता है। और इसका जो सीक्वेंस है क्या है? VIBGYOR। इस टाइप से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मॉनसून विंड्स हैपन वेन, मॉनसून पवन तब चलती है, कब चलती है मानसून? गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। गर्मी में पवन भूमि से महासागर की ओर चलती है। पवन उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। सर्दी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। यानी जो मानसून है, मानसून हमारे कब चलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये कब चलती है? जब गर्मी के दिनों की बात की जा रही, गर्मी में महासागर से भूमि की ओर। ये ध्यान रखिए, जो तूफान उठते हैं, आपने सुना होगा कि समुद्र में से तूफान उठा है और वो इस और बढ़ सकता है, इस स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, मानसून कब आएगा? ये जब महासागर से तेज तेज हवाएं चलेगी, लहरें उठेंगी। तो गर्मी में क्या होता है? जब पवनें हैं महासागर से भूमि की ओर चलेगी तब मानसून पवन स्टार्ट हो जाएगी। शेडो आर फॉर्म्ड बिकॉज, शेडो बनती है, क्यों बनती है शेडो? छाया प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश यात्रा करते हुए झुकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि प्रकाश यात्रा करते हुए कभी भी झुक जाएगा, कभी भी प्रकाश झुकता नहीं है। ठीक है, अब शेडो बनने का जो कारण है वो यही है कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में चल रही है। देखिए, जैसे ये आदमी बैठ गया है लाइट के पास में, तो अब यहाँ से लाइट जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट है अपारदर्शी, तो यहाँ से जो है लाइट पास नहीं हो पा रही, इसलिए इसके शेडो का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं यदि ट्रांसपेरेंट होता तो शेडो का फॉर्मेशन नहीं होता, ट्रांसलूसेंट होता तो बहुत मिनिमम ना के बराबर यहाँ पर छाया बनती है। आप पढ़ चुके होंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, किसकी कैसी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।